देखिए, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी डायरेक्शन कोसाइन होते हैं उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जब भी कोई दो लाइन्स गिवन होगी, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, इफ लाइन्स आर या पॉइंट्स आर गिवन इन द डायरेक्शन रेशियो। तो जब आपको डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में आपको पॉइंट्स गिवन होंगे तो मुझे निकालना पड़ जाए एंगल उन लाइन्स के बीच में, एंगल बिटवीन लाइन्स। हमने इस चीज को लास्ट वाले लेसन में आपको पढ़ाया था, अभी लास्ट डे आपको इस चीज को कंप्लीट किया था, लेकिन शायद थोड़ा बहुत आपके अंदर वो कमी रही, कैसे आया क्या आया। बहुत सारे पॉइंट्स और हैं, जरा उनको पढ़ लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? पहले तो द्विक अनुपात बोलते हैं इनको, हिंदी वाले बच्चों के लिए द्विक अनुपात बोलते हैं। और द्विक अनुपात ये ए बी सी के फॉर्म में हो सकते हैं, मे बी रेशियो के फॉर्म में हो सकते हैं। अगर ए बी सी के फॉर्म में गिवन है तो एंगल्स के बीच में, लाइन के बीच में एंगल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमने जाना यहाँ पर अगर दो हमारे पास में A1 A2 करके गिवन होगा, A1 B1 C1 एंड इसके बाद में A2 B2 C2, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमें एंगल कैलकुलेट करने का मीनिंग सबसे पहले हम लोग जो पढ़ कर आए अभी, तो एंगल वाले में पढ़ा था कॉस थीटा का निकालना है, तो कॉस थीटा इक्वल ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी, इस नियम से निकालते हैं। और क्योंकि ये सब यूनिट है और हम सब पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो ऑलवेज एल एम के रूप में होगी, या ये ए बी सी जो है, जो वैल्यू हमारे पास बनेगी वो ऑलवेज इनका यूनिट वेक्टर होने की वजह से कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों? अगर हम चाहें तो इनका अनुपात जो मुझे गिवन है, अनुपात, अगर इसका एक रेशियो, एक इक्वेशन, एक लाइन बनाई जाए, अगर मुझे यहाँ पर एक लाइन गिवन हो L1I प्लस M1J प्लस N1K, और एक दूसरी लाइन गिवन हो L2I प्लस M2J प्लस और N2K प्लस। अब आपसे कहा जाए इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कैलकुलेट करो, कितना एंगल होगा, कितना कोण होगा? तुम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका लास्ट टाइम फॉर्मूला हमने आपको बता के रखा था कि फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कैसे आया था, उम्मीद करते हैं शायद आपको ये भी पता होगा कि फॉर्मूला कैसे आया था। तो फॉर्मूला आपके पास आया हुआ था कि जब कभी हम लोग इसमें पहला इसको हम R1 वेक्टर कंसीडर कर लें, इसको R2 वेक्टर कंसीडर कर लें, तो हमारे पास में अगर cos थीटा की वैल्यू चाहिए, A डॉट बी हमको पता होना चाहिए। A डॉट बी कैसे कैलकुलेट करेंगे? A डॉट बी या R1 डॉट R2 का अगर हम लोग डॉट वैल्यू निकालें, डॉट वैल्यू हम खूब पढ़ कर आए, ऑलवेज आई का आई से, जे का जे से, के का के से। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो L1 और L2 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई L1 L2 M1 M2 और N1 N2। और अगर इसका मॉड निकालें, पहले वाले का मॉड निकालें, तो सब लोग पढ़ कर आए हैं कि अगर हम R1 का मॉड निकालें, इसके पहले सिखा रखा है L1 प्लस ऐसे और प्लस N1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो सिमिलरली अगर सेकेंड वाले का मॉड कैलकुलेट किया जाए तो L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर विल बी 1। तो अगर इस वाले डेटा में रखें तो मुझे लगता है केवल ये बचेगा और बाकी सब खत्म हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास जो एक चीज निकल के आई कि एंगल निकालना होगा, तो फॉर्मूला कहता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस, और इसके बाद में हमारे पास में N1 N2 होना चाहिए। इससे आप फॉर्मूला तो निकाले जाओगे, आपने पढ़ के रखा है, बढ़िया है। अगर एक क्वेश्चन है कि दोनों लाइनें आपस में कैसी हों? परपेंडिकुलर हो। अगर मान लें कि दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? या मुझे इन दोनों लाइनों को परपेंडिकुलर प्रूफ करना हो, इसको अगर मुझे परपेंडिकुलर याद है, आपसे कहे कि कोई भी दो लाइन है जो कि किस फॉर्म में, डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में, द्विक अनुपात के फॉर्म में, तो आप इन दोनों लाइनों को प्रूफ करके दिखाओ कि हमारे पास में ये दोनों कैसी हैं? परपेंडिकुलर है। हिंदी वाले बच्चों के लिए ये लाइनें लंबवत हैं। अगर हमें प्रूफ करना पड़ जाए ये लाइनें
लंबवत है तो कैसे प्रूफ करेंगे, ये कैसे प्रूफ करेंगे? अच्छा, लंबवत होने का मतलब है एंगल कितना होना चाहिए? 90। लंबवत होने का मतलब है, परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। अगर हम cos 90 यूज करें, एंगल हमारे पास यहाँ पर होना कितना चाहिए? परपेंडिकुलर के लिए 90। तो अगर 90 रखे तो cos 90 की वैल्यू कितनी बन जाएगी? cos 90 इक्वल L1 L2 और M1 M2 प्लस N1 N2। तो अगर ये 90 रख दें तो cos 90 कितना होता है? 0। तो हमारे पास ये 0, इट मीन हो गया अगर कभी भी, ये तो आ गया फॉर्मूला, ये आ गया फॉर्मूला, ठीक है। इससे एक बात कंफर्म हो गई कि जब कभी भी अगर इनका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऐड करने पर 0 हो जाए, वैल्यू सीधे क्या हो जाएगी कि वो जो दोनों लाइनें हैं वो कैसी हैं? परपेंडिकुलर है। अब हम आपको ऐसे क्वेश्चन देते हैं, ध्यान सुने कि कोई भी दो लाइनें हैं जो कि डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में, डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में, इफ देयर इज टू लाइंस A1 इक्वल L1 I प्लस, लिखिए जरा, L1 I प्लस M1 J प्लस N1 K, ये एक लाइन। एक दूसरी लाइन है हमारे पास में P L2 I प्लस M2 J प्लस N2 K। मुझे प्रूफ करना है, प्रूफ करके दिखाओ कि दोनों दोनों लाइनें कैसी हैं? पैरेलल फॉर्म में, ये सॉरी परपेंडिकुलर है, ये दोनों दोनों परपेंडिकुलर हैं। इस बात को प्रूफ करके दिखाओ मुझे। तो क्या करना चाहिए मुझे? ये परपेंडिकुलर तब हो पाएंगी अगर हम इनका डायरेक्टली, क्योंकि ये किस फॉर्म में है? क्योंकि डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में, हिंदी में त्रिक अनुपात के फॉर्म में होंगी, त्रिक अनुपात के फॉर्म में होंगी। त्रिक अनुपात के जब अगर ये फॉर्म में है, मुझे कुछ नहीं करना है, केवल इनका प्रोडक्ट जो है L1 L2 M1 M2 और N1 N2 0 दिखा दें तो काम हो जाएगा। तो सर ये बात तो समझ में आ गई। अगर कभी भी दो लाइनें मुझे किस फॉर्म में दी जाए, कह रहा है कि डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में दी जाए, डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में दो लाइनें गिवन हो, तो हम कैसे पता करेंगे? परपेंडिकुलर तो पता हो गया। अगर यही दोनों लाइनें पैरेलल प्रूफ करने के लिए कहे, यही दोनों लाइनें, देखो अभी तक हम लोग यूनिट वेक्टर पढ़ के आ रहे थे, अब यूनिट वेक्टर नहीं बोलेगा, अब आपको बोलेगा कि हमारे पास में कोई भी दो लाइनें हैं जिनका जो कि किस फॉर्म में? डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में, तो आप उनको पैरेलल प्रूफ करना है, समांतर प्रूफ करना है। तो पैरेलल या समांतर के लिए हमने पढ़ा क्या था? वेक्टर वाले में जब कभी भी टू लाइंस, दो वेक्टर, ठीक है, अभी तक पढ़ रहे दो वेक्टर हमारे पास पैरेलल हो, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो। अब पढ़ेंगे दो लाइनें पैरेलल हैं, दो लाइनें पैरेलल हैं या दो लाइनें परपेंडिकुलर है। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं हमारे पास में, तो हम ये नियम लगा लेंगे, चेक कर लेंगे। और अगर कह दे कि अब दो लाइनें कैसी हो, आपको प्रूफ करना है, सो दैट टू लाइन्स आर इन पैरेलल फॉर्म। टू लाइन क्या हो? दो लाइनें कैसी हो? दो लाइन्स आर इन पैरेलल फॉर्म, ये पैरेलल फॉर्म में हो कि दो लाइनें, दो रेखाएं इसमें हो, दो रेखाएं समांतर हैं। अब कैसे प्रूफ करेंगे? तो पैरेलल वाले का नियम क्या होता है? हम लोग सब पढ़कर आया है कि यहां पर अगर एंगल निकालें तो साइन थीटा निकल के आता है। साइन थीटा इक्वल ए क्रॉस बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाई मॉड ऑफ बी। ये प्रूफ करना पड़ता है इस पूरे का मॉड, तब काम चल पाता है। तो हम लोग यहाँ पर इसको पैरेलल दिखा पाते हैं। और पैरेलल उस केस में कि अगर इसका वैल्यू कितना हो जाए हमारे पास में, यहाँ पर 0 या 1 हो जाए। तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, फॉर्मूला भी बताते हैं। आइए पहले इसको पूरे को कैलकुलेट करें, शुरू करते हैं। हमने लाइन नंबर पहली कंसीडर कर ली L1, L1 नहीं R1, एक कोई लाइन है R1, ठीक है, और ये लाइन लिखी हुई है कुछ इस प्रकार से, देखते हैं क्या? L1 I प्लस M1 J और प्लस N1 K। दूसरा हमारे पास में लाइन है L2 I प्लस M2 J प्लस N2 K। अब आपको प्रूव करना है कि दोनों लाइनें, दो लाइन्स हैं, दोनों लाइनें आपस में कैसी हैं?
पैरेलल है, समांतर है, ये बात आपको प्रूव करना है कि ये दोनों लाइनें समांतर हैं। कैसे प्रूव करेंगे जरा देखते हैं। हमें यहाँ पर ए क्रॉस बी चाहिए, ए क्रॉस बी कैसे कैलकुलेट करेंगे? मुझे पता है ए क्रॉस बी आपको आता है, R1 इसको ए बी मान लो, ज्यादा बेहतर होगा, ए और इसको बी। ए क्रॉस बी हमारे पास क्या होता है सब लोग जानते हैं, आई जे के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मैट्रिक्स फॉर्म लगा देंगे कि आई जे के। यहाँ पर L1 M1 N1, तो ये L2 M2 और N2, यहाँ तक क्लियर। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहला वाला फन उठाते हैं, इसको उठाएंगे, आई वाले को इन दोनों के साथ में सॉल्व करेंगे। चलिए भैया, अगर आई उठाते हैं तो हमारे पास ब्लॉक कर देते हैं, अगर नहीं आता है तो इसको ऐसे करके ब्लॉक कर दीजिए। कर दिया ब्लॉक। अब ये जब ब्लॉक कर दिया तो क्या बचा? M1 N1 M2 N2 बचा ना। अब ये दोनों लाइनें हटा देते हैं, क्या कोई दिक्कत किसी को? यहाँ जे वाला माइनस जे, चल भैया जे को ब्लॉक कर देते हैं ऐसे करके, तो क्या बचा? L1 N1 L2 N2। अब इसको डालते हैं, अब किसको ब्लॉक कर देते हैं? के को ब्लॉक कर देते हैं, के को ब्लॉक कर दिया, L1 M1 L2 M2, यहाँ तक क्लियर। अब आगे चलते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे सभी लोगों ने सीख के रखा है, आई ये सीख के रखा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, हो जाएगा हमारे पास में M1 N2 माइनस कितना हो जाएगा? M2 N1। क्लियर हो गया? आगे पहुंच जाए, यहां पर कितना हो जाएगा? जे, ये L1 N2 माइनस L2 N1, के वाले में पहुंच जाए तो के क्या हो जाएगा? L1 M2 माइनस L2 M1, यहां तक आ गया। अब अगर इसका मॉड निकालना पड़ जाए तो मॉड सभी लोग सीख कर आए, मॉड के लिए क्या करते हैं? अब ए क्रॉस बी का मॉड कैलकुलेट करना है। मॉड कहता है जो आई से पहले वैल्यू हो उसका स्क्वायर। तो आई से पहले क्या हमारे पास में? M1 N2 माइनस M2 N1, इसका पूरे का स्क्वायर, प्लस यहां पर क्या लिखा है? L1 N2 माइनस L2 N1, इस पूरे का स्क्वायर। आगे सेकंड क्या लिखा हुआ है? प्लस L1 M2 माइनस L2 M1 पूरे का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? ये हमारे पास मॉड वैल्यू आ गई। अब जानते हैं सभी लोग यूनिट लगाना है। मुझे चाहिए क्या था? अगर एंगल निकालना है, अगर दोनों वैल्यू में वेक्टर एंगल निकालें तो मुझे साइन थीटा इक्वल मॉड ऑफ ए एंड बी क्रॉस मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाई मॉड ऑफ बी, ये चाहिए। और इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, अभी पढ़ कर आए। तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? साइन थीटा की पूरी वैल्यू हमारे पास कुछ ही हो जाएगी, पूरी वैल्यू। कोई दिक्कत किसी को? अब इसको आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, ये पूरी वैल्यू हमारे पास इसकी हो गई, ये वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू हो गई। तो भाई इसको याद कैसे करें? बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, याद कैसे करें, क्या चीजें होंगी क्या नहीं होंगी। आइए, अब अगर हम लोग L1 इस वाले डेटा को आगे लिख ले पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये वाला डेटा आगे रख लिया जाए, फिर ये रख दिया जाए, फिर ये रख दिया जाए, तो काम हो जाएगा। कैसे जरा देखिए ध्यान से। अगर हम साइन थीटा इक्वल इक्वल, देखो मुझे पता है यहाँ पे स्टार्ट कैसे होता है, L1 M1 और इसके बाद में N1 और इसके बाद में L2 M2 और ऐसे रख लेंगे। अब यहीं से आपको फिर इसके बाद में L1 लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए? L1 L2, समझ गए ना? याद करें तरीका, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो क्या जा रहा है? L1 M2, चेक करो आ रहा है क्या? L1 M2 माइनस, चेक करो L2 M1, चेक करो L2 M1 का होल स्क्वायर, ऐसा नो। अब देखो इसको छोड़ दो, ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, चेक करो M1 और इसके बाद में N2, यहाँ पर N2 लगाइए, N2 चेक करो, यहाँ आ जाएगा कितना? M1 N2 और M2 N1, चेक कर लो भाई आ गया।
प्लस आगे वाले में क्या, ऐसे कितना हो जाएगा, जरा चेक करो, यहाँ चेक कर लो कितना हो जाएगा, L2 या L1, यहाँ पर हो जाएगा L2 L1 माइनस N2 L1 का होल स्क्वायर। अब आप सोच रहे हो सर ये थोड़ा सा आगे पीछे हो, ठीक ना, यहाँ चेक करो ये क्रॉस हो गया है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आएगी तब भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे भी आ गया, याद रखने का तरीका पक्का। हम चाहते हैं कि एक बार सभी लोग 10 सेकंड के अंदर इसकी पूरी वैल्यू बताओ, 10 से 15 सेकंड के अंदर जल्दी से आपको ये पूरी वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आप भूल जाते हो ऐसे L1 M1 N2 नहीं N1 और फिर से L1, फिर नीचे L2 M2 N2 L1 L2। चलिए याद हो गए सभी को, क्या करेंगे, साइन थीटा इक्वल आप वैल्यू लगा देंगे, वो लिखना है और पूरी वैल्यू याद रखना है। क्रॉस के फॉर्म में वैल्यू बन जाएगी तुम्हारे पास में L1 M2 माइनस L2 M1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 का होल स्क्वायर। याद रहेगा पक्का। तो अगर मान लें कि दो लाइनें पैरेलल हैं तो पैरेलल होने पर थीटा कितना होना चाहिए, या तो 0 डिग्री अथवा थीटा होना चाहिए 180 180 डिग्री, तब हमारे पास लाइन कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इस केस में क्या करेंगे हम लोग, यहां पर 0 लगा दें और साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ 0 आ चुका है, कितना आ चुका है, तो इस पूरे डेटा के बराबर में क्या हो चुका है, 0। इस डेटा के बराबर 0 हो चुका है L1 M1 माइनस L2 M1, ठीक है, यहाँ पर M2 था, M2 का होल स्क्वायर प्लस M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 का होल स्क्वायर इक्वल में 0। अगर स्क्वायर रूट को उधर भेज दिया जाए वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चल भैया L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर प्लस M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर, इधर N1 L2 माइनस N2 L1 का होल स्क्वायर इक्वल 0। अगर 0 प्रूफ हो जाए वैल्यू क्या बन जाएगी, पैरेलल होंगे, दोनों लाइनें कैसे होंगी, पैरेलल होगी। अगर ये वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर प्रूफ हो जाए, कोई दिक्कत किसी को, पक्का। आगे कर ले जाओगे। अब आपसे एक पॉइंट कहेगा क्या मेरे भाई प्रूफ करके दिखाओ, ये थ्योरम तो आपको आ गई, तो काम नहीं है, जान लो, जब प्रूविंग का कहेगा प्रूव दैट अगर टू लाइन्स आर पैरेलल, बोलेगा इफ देयर इज टू लाइन्स आर पैरेलल देन आपको L1 अपॉन L2 इक्वल M1 अपॉन M2 इक्वल N1 अपॉन N2 इसको बराबर 0, ये बराबर 0 नहीं, सभी इक्वल प्रूव करके दिखाना है। ये प्रूविंग कैसे करके दिखाओगे, इस प्रूविंग को पूछेगा, अब थिंक करो कैसे करोगे। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये केस लगता है कब होंगी, जब दोनों लाइनें कैसी हो, पैरेलल हो, जब दोनों लाइनें समांतर हो, कैसी हो, समांतर। अगर दोनों लाइनें समांतर होंगी तभी ये मतलब एक स्टेटमेंट तैयार हो पाएगी। समांतर होने का तरीका अभी आपने सीख लिया, अगर आप भूल जाते हैं ना तो याद कर लीजिए कैसे याद नहीं करना है, L1 और उसके बाद में L2 M1 M2 N1 N2 L1 L2, ठीक है, सभी को याद हो गया। और इसके बाद में ये नीचे ये ऐसे, इसको क्रॉस कर रख लीजिएगा। अगर हम इसको क्रॉस रखें, ध्यान सुनिएगा, L1 M2 माइनस L2 M1 पूरे का होल स्क्वायर, और फिर इसके बाद में क्या लगता है माइनस, दूसरा कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में M1 प्लस रहता है प्लस M1 N2 माइनस M2 N1 होल स्क्वायर प्लस N1 L2 N2 L1 का होल स्क्वायर इक्वल में क्या रहता है 0 रहता है। अगर ये आईजे के फॉर्म में हो
मानते हैं वेक्टर के फॉर्म में हो, तो ये सभी के सभी जो कोएफिशिएंट होंगे आई वाला, जे वाला, के वाला, तब क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर इसको सबको जीरो रखा जाए, इस वाले डेटा को जीरो रख लें, इस डेटा को जीरो रख लें, सारे डेटा जीरो होंगे तभी तो जीरो बन पाएगा। अगर इसको जीरो रखें m1 m2 माइनस L2 m1 पूरे का होल स्क्वायर इक्वल कितना? जीरो। उधर भेजो तो m1 ये ऐसे चेक करो, तो भैया इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? नेगेटिव उधर भेज दो, किसमें हो जाएगा? पॉजिटिव। L1 m2 L2 m1, L को नीचे भेज दो L1 के, L2 ये m1 अपॉन m2 कितना आ गया? पक्का? मुझे लगता है इसमें भी ऐसा कुछ आ जाएगा, यहां से तैयार हो जाएगा m1 m2 इक्वल n1 n2। ये सुनो, ये इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, ये इक्वेशन सेकंड, यहां से भी सॉल्व कर दो ऐसे ही, n1 n2 L1 L2 इक्वेशन नंबर थर्ड। अगर इन तीनों को मिक्स कर दिया जाए, देख पा रहे हैं बन जाएगा? लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, हो जाएगा L1 L2 M1 M2 N1 N2। हैंस प्रूफ। नहीं आया? कर ले जाओगे पक्का? कोई दिक्कत किसी को? मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी, पक्का ना? अब अगर कभी भी आपके पास में यही पॉइंट्स, केवल ये तो लाइन थी, ये लिखा हुआ तुम्हारे पास में जो डायरेक्शन कोसाइन थे, जैसे डायरेक्शन रेशियो नहीं थे, सब क्या थे? डायरेक्शन कोसाइन थे। जितने L1 में होते हैं सब क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। जहां पर हम लोगों ने रेशियो लिख दिया था वहां पर डायरेक्शन कोसाइन लिख दीजिएगा। इसमें हम डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में, डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में, अगर ये डायरेक्शन कोसाइन है द्विक कोज्जाओं के फॉर्म में, द्विक कोज्जा के फॉर्म में, तब हमारे पास ये काम होगा। ठीक है, इसमें होंगे कोसाइन के फॉर्म में, डायरेक्शन कोसाइन द्विक कोज्जाओं के फॉर्म में। द्विक कोज्जाओं के फॉर्म में हो गया तब ऐसा हो जाएगा। अगर रेशियो के फॉर्म में आ जाए, एबी के फॉर्म में आ जाए, यही चीज किसमें लिखी हो? एबी के फॉर्म में, और फिर आपसे क्या एंगल बताओ? अभी आपको एंगल निकालना है। पॉइंट नंबर दूसरा कि किसमें हो? डायरेक्शन, डायरेक्शन रेशियो में हो, अनुपात में हो। फिर आए कि द्विक, जैसे लिखा था देख लीजिएगा हिंदी वगैरह, अनुपात। ए बी के फॉर्म में हो, ए बी सी के फॉर्म में, ऐसे ही। तब कैसे करेंगे? ये दो पॉइंट्स दे जाए A1 A2 B1 B2 आपके पास में, तब एंगल कैसे निकालोगे? तो आप एंगल, जैसे हम यहाँ पर दो पॉइंट्स दे दें, एक पॉइंट है A1 B1 और इसके बाद में C1, A2 B2 C2। अब कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो आप सोच रहे होगे सेम, पहले तो तरीका है कि हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? L1 L2 निकाल सकते हैं ना, नियम से देखा है तो L1 मुझे पता है, L1 हो जाएगा A1 अपॉन अंडर रूट के अंदर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। या सुनो, ऐसे M1 हो जाएगा M1 B1 अपॉन सेम, और इसी तरह से क्या हो जाएगा? N1 C1 अपॉन सेम। या सुनो, यह मुझे लगता है कि ये सभी जगह पर सेम हो जाएगा, लेकिन ऐसा करना नहीं है, बता देना तरीका। नेक्स्ट, और अगर हम सेकंड वाली लाइन के चले जाएं, सेकंड लाइन में पहुंच जाएं, इस वाली लाइन में या इन रेशियो में, और यहां से हम आपसे कहें कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, अब यहाँ के डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे? L2 और A2 डिवाइड बाई A2 का स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। यस और नो? पक्का भैया? तीन जगह रख लो इनको भी, ये M के लिए हो जाएगा, ये N के लिए। चलो बाबू, यहाँ पर हो जाएगा ये M2 और ये B2, N2 और ये C2, आगे इतना। लेकिन भाई साहब अगर आपसे एंगल पूछा जाएगा, सर मुझे एंगल पता है, मैं पता कर लेता हूँ, कैसे एंगल निकालते हैं? एंगल निकालते हैं L1 cos थीटा इक्वल L1 L2 M1 M2 N1 N2, ये निकालते हैं।
तो आप सोच रहे हो इसको लगा देते हैं, तो लगाते हैं। L1 और L2 को मल्टीप्लाई किया जाए। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो नीचे वाला डेटा जो है, ये देखो ऊपर वाले के पहले मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, A1 A2 हो जाएगा, और जो नीचे आएगा एक बार 1 में एक बार 2 में। ओके, यहाँ पहुंच जाते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई B1 B2 नीचे आ जाएगा ये। अब इसमें पहुंच जाओ, ये C1 C2। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, A1 A2 A1 A2 और इसका प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो सबका अगर हम लोग केवल एलसीएम चेक करें, देखो इस दोनों का एलसीएम को चेक करो, सेम है, एलसीएम चेक करो, सेम है। सेम इन द सेंस का मीनिंग है इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर यह आ जाएगा, और इन दोनों के भी मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा, और इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पर बिल्कुल सेम यही आएगा, आएगा ना। तो अपॉन में कितना आ चुका होगा, अंडर रूट के अंदर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और दूसरा क्या बन चुका होगा, अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये बन चुका, ये फॉर्मूला आ गया, नहीं आया। तो अब हमारे पास में अगर कह दे रेशियो गिवन हो उनको परपेंडिकुलर प्रूव करो, अगर हमारे पास में डायरेक्शन रेशियो गिवन हो, थर्ड नंबर पॉइंट कि डायरेक्शन रेशियो क्या हो, डायरेक्शन रेशियो हो, रेशियो द्विक अनुपात हो, और द्विक अनुपात में तो आपसे कहें जो भी द्विक अनुपात है उनको परपेंडिकुलर प्रूव करके दिखाओ, तो हमारे पास में अनुपात गिवन होंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब आपको इन सबको कैसा प्रूव करना है, परपेंडिकुलर प्रूव करना है, परपेंडिकुलर प्रूव करना है, लंबवत प्रूव करना है। अब बोरिंग लग रहा होगा ना, अभी थ्योरम पढ़ रहे हो ना, इस वजह से अभी सवाल कराएंगे बहुत इजी लगेगा। अगर इनको लंबवत या परपेंडिकुलर दिखाना है तो परपेंडिकुलर होने का मतलब है cos 90 होना चाहिए, जो cos में थीटा लिखा है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए। अगर cos की वैल्यू अभी आपने लिखा cos की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में, ये cos थीटा इक्वल A1 A2 प्लस B1 B2 C1 C2 डिवाइड बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये लिखा था। तो अगर परपेंडिकुलर लगाएंगे तो इसमें cos की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो इस पूरे बराबर में क्या आ चुका होगा, 0। लेकिन इसके इक्वल में क्या हो चुका होगा, 0 हो चुका होगा। आ जाते हैं भाई, ये तो अगर इसकी वैल्यू पूरी पूरी क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये नीचे का जो डेटा दिख रहा है ये डेटा यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, क्या बन जाएगा, 0। क्या बना हमारे पास में A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल क्या, भैया यही लगा देना है बस, केवल ड्रामा नहीं लगाना है। अब हमने जो आपको पढ़ाया उस पर काम करा लेते हैं। आइए, सबसे पहला अगर हमारे पास में कोई दो लाइनें हैं और दोनों लाइनें इसमें डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में, टू लाइन्स है, जैसे हमने बोला यहाँ पर 2i प्लस 3j प्लस 4k, एक लाइन ये, और इसके बाद में दूसरी लाइन है हमारे पास में 3i माइनस 4j प्लस 5k। और अब आपको ये दोनों लाइनें हैं ये किस फॉर्म में, पहले बता दे रहे हैं आपको, ये लिखी हुई है डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में, डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में लिखी है, ट्विक कोज्जा के फॉर्म में लिखा हुआ है ये, तो कोज्जा के फॉर्म में। और आपको ये लाइंस जो दी गई हैं इन्हीं दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर देखना है कि क्या ये चेक करना है परपेंडिकुलर है या नहीं है, परपेंडिकुलर ये है कि नहीं है, चेक करना है। तो आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्टली क्या करना है, वेक्टर वाला नियम याद कर लो, वेक्टर वाला, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 20, चेक करते हैं क्या 0 हुआ, भैया यहाँ से -6 बचा प्लस 20 बचा हमारे पास में 14, तो 14 आगे डज नॉट इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर नहीं है। क्या बात समझ आई, कर ले जाओगे। अब अगर मुझे चेक करना हो तो भैया यही दोनों लाइनें क्या पैरेलल हैं, दूसरा पॉइंट, इन दोनों लाइनों को क्या चेक करना है मुझे,
क्या पैरेलल हैं, समांतर हैं? अगर ये चेक करना हो तो पैरेलल का तरीका क्या होता है? भूल गया, मैं भूल गया। अगर हम भूल गए तो पैरेलल वाले तरीका याद कर लो। क्या? L1 M1 M, उसके बाद में N1 L1 L2 M2 N2 L2, इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। एक पूरा फॉर्मूला तुरंत बना लिया करो, ठीक है। अगर ना ऐसा करो, रफ कॉपी में जाओ, ये नंबर उठाओ, छाप दो। कैसे उठाओ? 2 3 4 और फिर से ये 2, नेक्स्ट 3 -4 5 3, समझ गए? और इन सभी को हम अगर यहां से मल्टीप्लाई करें ऐसे, कितना हो जाएगा जरा चेक करो। मल्टीप्लाई किया, माइनस का 8, फिर माइनस, ये मल्टीप्लाई माइनस का 9 का होल स्क्वायर। अब आगे आते हैं, फिर क्या लिखा है हमारे पास में, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 15 माइनस का, यहाँ पर ये माइनस का सेक्शन आएगा, इसका आएगा माइनस का, लेकिन माइनस लगा वो पहले से ये वाला, तो क्या हो जाएगा प्लस का 16 का स्क्वायर, ये सुनो। अब नेक्स्ट इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास में 12 माइनस, कितना हो जाएगा 10, 12 माइनस 10, तो 12 माइनस 10 का स्क्वायर चेक करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 17, और माइनस 17 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में, सब कुछ किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, ये डज नॉट इक्वल, जब पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी मुझे चाहिए कितना 0, पॉजिटिव, इसकी वैल्यू कैसे आ जा रही है, ये ऑलरेडी जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी हो जा रही है, अगर 0 से बड़ी हो जा रही है तो इसका मतलब वैल्यू कैसे आएगी पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव वैल्यू होगी तो ये 0 से 0 के इक्वल नहीं है, और 0 के इक्वल नहीं है तो ये पैरेलल भी नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है। कहाँ गए परपेंडिकुलर भाई, ये परपेंडिकुलर भी नहीं है। क्या बात समझ आई? ऐसे आइडेंटिफाइड कर रहा है, जो हमने सीखा उसका यूज यहाँ करना है, बात समझ आई? अब दूसरा पॉइंट है कि आपको अगर रेशियो दिए गए, डायरेक्शन रेशियो, मजा आ रहा है पढ़ने में, कह रहा है कि अब थक रहे हैं, अभी जो आपने थ्योरम पढ़ी उसके जरिए जितने भी क्वेश्चंस होंगे ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, परेशान मत हो। अगर हमारे पास में क्वेश्चन लिखा हो कि डायरेक्शन रेशियो गिवन, रेशियो के फॉर्म में लाइंस गिवन हो या रेशियो ही गिवन हो, उनसे बनने वाली लाइंस जो होंगी, हमने फिर से लिख दिया 2,3 2,3 -4, ये लिखा हमारे पास 2,3 -4। अब आगे दूसरा हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, 1, -3, 5, ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियो है। इन रेशियो से बनने वाली लाइनें क्या परपेंडिकुलर हैं, क्या पैरेलल है, आपको ये प्रूव करना हो, दोनों पॉइंट प्रूव करना है। पहला पॉइंट कि क्या वो परपेंडिकुलर है, दूसरा पॉइंट क्या वो पैरेलल हैं, ये दोनों लाइनें प्रूव करना है। कैसे करेंगे? तो आप लगे सॉल्व करने, बिल्कुल नहीं, जैसे L1 सॉल्व कर रहे थे ना, बिल्कुल सेम काम करेंगे इसको भी, ए बी सी में ऐसे मल्टीप्लाई करो, हमने यहाँ लिख दिया 2 3 -4 1 -3 5, आप कुछ नहीं करेंगे, इनका मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई माइनस का 9 नहीं 2 हो जाएगा सॉरी, इनका मल्टीप्लाई -20, सॉल्व करते हैं, कितना बचेगा -7 -20, सॉल्व होकर आया -27, डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं हुआ, तो इनसे बनने वाली लाइंस कैसी पैरेलल नहीं होगी। आगे नहीं आ गया। अब अगला पॉइंट कराए, हमारे पास में ये परपेंडिकुलर होंगी कि नहीं होगी, तो परपेंडिकुलर के लिए फिर से हमारे पैरेलल होंगी कि नहीं होगी, परपेंडिकुलर तो कैसे हो गई नहीं। अब इनको अगर पैरेलल प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, पैरेलल प्रूफ करेंगे 2, 3, -4, 2, आगे 1, -3, 5, 1। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब जरा इसको सॉल्व करें, तो इसको ओपन कर दो, यहां इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये माइनस का 6 और माइनस कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, वैल्यू कैसे बनने वाली है पॉजिटिव, एस दिख रहा है, अगर वैल्यू पॉजिटिव बन जा रही है तो क्या ये पैरेलल होगी, नहीं समझ में आया? तो ये भी डज नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू तैयार हो जाएगी यहाँ से भी, तो वैल्यू डज नॉट इक्वल 0, तो ये लाइंस किसमें पैरेलल भी नहीं होगी, क्या कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अब इस तरह जितने भी क्वेश्चन आएंगे पैरेलल और क्या नाम है परपेंडिकुलर वाले हो जाएंगे, और अगर मिसिंग नंबर आ जाए, एक लड़का कह रहा है छोड़ दो बस,
सारे क्वेश्चन हो जाएंगे मुझसे। अगर यहाँ कोई एक मिसिंग नंबर हो तो यही फॉर्मूला लगाएंगे और उस मिसिंग नंबर को सॉल्व करेंगे। समझ आया? तो कल इस पे काम करेंगे। ठीक है, जाओ, जय हिंद।